हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज अपन ये जो चैप्टर स्टार्ट किए करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज इसी में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। ठीक है, इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अब इसी में अगर मान लो अपने पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्किट हैं, तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी वहां पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने से बोला जाएगा निकालने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को या इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है किरचॉफ। उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, उस रूल्स के बेसिस पर हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूल थे जिसके माध्यम से हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट रूल था, इन्होंने दो रूल दिए थे, यानी किरचॉफ रूल करता क्या है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या किया जाता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है किरचॉफ के रूल को अप्लाई करके। और इसमें इन्होंने फर्स्ट लॉ जो दिया था, ठीक है, दो रूल दिए थे, जिसमें से फर्स्ट रूल आपका है, इसको हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर जंक्शन रूल बोलते हैं, या फिर इसी को हम करंट लॉ भी बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है KCL। ठीक है, यानी किरचॉफ करंट लॉ। बात समझ आई? अब सुनो, इसमें उन्होंने बताया क्या कि नेट करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यानी कोई अपने पास जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब कि ऐसी कोई जगह जहां पर कई तरफ से चीजें आके मिले, ठीक है, कई तरफ से चीजें आके मिले, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे अपने डेली के लैंग्वेज में बोलते हैं चौराहा, जो मार्केट होता है उसमें क्या होता है, चार तरफ से रास्ते आते हैं, मिलते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, NODE, नोड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक, अब लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो नेट करंट होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी हमेशा। अब इसको देखो जरा, जैसे मान लो ये क्या हो रहा है, कोई पॉइंट है, यहां से क्या हो रहा है, हर एक डायरेक्शन से करंट यहाँ पे आ रही है, हर एक डायरेक्शन से यहाँ पे करंट आ रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक, उसके बाद आगे की तरफ ये आपका I1 I2 और ये आपका I3 है, I4 आगे निकल गई। इसका मतलब जो किरचॉफ है, इनका जो फर्स्ट लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जो नेट करंट होगी किसी भी सर्किट पर, किसी भी जंक्शन पर, वो क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। और जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट बाहर जाएगी। यानी इन्होंने क्या बताया था, इनकमिंग करंट इक्वल कितना हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। ठीक, ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि इनकमिंग करंट इक्वल क्या होता है, आउटगोइंग करंट। इसका मतलब कि जितनी करंट आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी, यानी इस नोड पर मिलेगी, नोड पर या फिर इस जंक्शन पर मिलेगी, इस जंक्शन पर मिलेगी, जितनी यहाँ पे मिलेगी उतनी ही करंट बाहर निकल के जाएगी। बात समझ आई? अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, ये जो फर्स्ट रूल है इनका किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पर। और चार्ज को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, इस लाइन को, ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा है, इसको अच्छे से नोट करके रख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जेईई और नीट में इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। किरचॉफ का रूल सबसे पहले हमने क्या जाना, किरचॉफ ने जो रूल दिए थे किस लिए दिए थे, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बहुत जटिल सर्किट है, उन सर्किट को आसानी से हम सॉल्व कर लें, इसके लिए उन्होंने रूल दिए थे। और उन्होंने दो रूल दिया था। एक रूल दिया था कि अगर कोई जंक्शन है, उस जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट क्या होगी, बाहर जाएंगी। उसके बाद फिर क्या बोला उन्होंने, जो नेट करंट होगी किसी भी सर्किट पे, किसी भी जंक्शन पे आके मिलेंगी, तो उनका जो टोटल होगा यानी नेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। इसका मतलब जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वापस जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन अपने को देखना है, कितनी करंट आ रही है, I1 I2 और I3 एक तरफ से आ रही है और निकल के कौन सी करंट रही है, I4। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2
प्लस I3 माइनस I4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये बात समझ आई भैया। ये था आपका फर्स्ट लॉ, और जो कि फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करने की वजह से ही ये क्या नहीं होता है, जितना आता है उतना ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब वीडियो को पॉज करो, नोट करो, इसके बाद फिर आते हैं किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसको। हाँ तो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट रूल देखा किरचॉफ का। अब इस फर्स्ट रूल के बेसिस पर एक दो एग्जांपल करते हैं, इसके बाद फिर सेकेंड रूल को देखेंगे। तो अपने पास एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक, और इस तरफ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है और एक जंक्शन पे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट इस तरफ से आ रही है, 3 एम्पियर की करंट इस तरफ आ रही है। अब एक जंक्शन पे मिल रही है, यानी टोटल कितनी करंट निकल रही है, यहाँ से कितना निकल रही है भैया, 7 एम्पियर की करंट यहाँ पे निकल रही है, ठीक। अब इसके बाद अब मान लो यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर आपका है, 2 एम्पियर की करंट, 7 एम्पियर की करंट इस तरफ आई, 2 एम्पियर की करंट इस तरफ निकल गई। इसका मतलब 5 एम्पियर की करंट इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब 5 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर की करंट इस तरफ चली आई, तो इस डायरेक्शन में आपको करंट निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 5 एम्पियर में से 1.3 माइनस कर देंगे, तो 3.7 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे करंट कितना जाएगी, 3.7 एम्पियर, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 5 माइनस 1.3, तो इक्वल कितना आ जाएगा, 3.7 एम्पियर। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी वो समझो पहले, उसके बाद क्या निकालना था वो देखो। सबसे पहले अपने पास एक कोई सर्किट है वो दिया गया था, और ये बोला गया था कि इसमें 4 एम्पियर की करंट एक तरफ से आ रही है और 3 एम्पियर की करंट एक तरफ से आ रही है। इसका मतलब टोटल इस सर्किट में 7 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद बोला गया है कि 2 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल रही है, ठीक है। उसके बाद 2 एम्पियर करंट इस तरफ निकल गई, और यहाँ पर हमको करंट फाइंड आउट करना है, और इस डायरेक्शन में 1.3 एम्पियर की करंट ऑलरेडी निकल रही है। तो अगर यहाँ से 7 एम्पियर की करंट आ रही है, 2 इस तरफ चली गई, इसका मतलब बचा कितना, 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक। अब क्या हुआ, 5 में से 1.3 एम्पियर की करंट नीचे की तरफ चली आई, तो जो बची हुई करंट है वो इस डायरेक्शन में रहेगी। इसका मतलब 5 में से 1.3 एम्पियर माइनस कर देंगे तो 3.7 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस तरफ, इस डायरेक्शन में 3.7 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। बात समझ आई भैया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, और यहाँ पे एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपका 30 दिया गया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, और ये बोला गया है कि इस ये जो एक्स है ना, यहाँ पे आपको पोटेंशियल पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 20 ओम आपका रेजिस्टेंस दिया गया, और यहाँ पे 30 ओम रेजिस्टेंस आपका दिया गया है। अब अगर इसमें पोटेंशियल ना दिए गए होते ना तो ये अपना ओपन सर्किट हो जाता, और ओपन सर्किट होता तो यहाँ पे करंट फ्लो ही ना होती। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पोटेंशियल ड्रॉप दिए गए हैं, इस वजह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब सुनो, हमने आपको बताया था किसके बारे में, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक फार्मूला था जिसको हम ओम्स लॉ से हमने निकाला था ना, R इक्वल डेल्टा V अपॉन I, वो फार्मूला निकाला था। अब उस फार्मूले से हम यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना ये निकाल लें। अब हम मान लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें करंट फ्लो हुई, ठीक है। I1 करंट इस तरफ चली गई, I2 करंट इस तरफ चली आई, ठीक बात, दिमाग में गई बात। अब सुनो, सबसे पहले नेट करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल I1 प्लस I2 हो जाएगा भैया, और फार्मूला क्या होता है, R इक्वल V अपान में I, ठीक। तो I इक्वल कितना हो जाएगा, V बाई R होगा इतना। तो जहां पे I है वहां पे क्या रख देंगे, V अपान में R, और ये कितना हो जाएगा, और V कौन सा रहेगा, डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपान में R1 कर दो इसको, प्लस डेल्टा V अपान में R2 कर दो भी, ठीक। बात क्लियर? अब देखो जरा, अब इसमें पोटेंशियल भी आपका चेंज है, पोटेंशियल भी चेंज है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है,
पोटेंशियल लिखो भैया 30, ठीक, माइनस x अपान में रेजिस्टेंस कितना दिया गया है इसका 10 लिख दिया। क्लियर। इसके बाद सबसे पहले I1 की डायरेक्शन वाला निकाल लो। I1 की डायरेक्शन के लिए यहाँ पर वोल्ट कितना दिया गया है आपका 12 दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना चेंज इन पोटेंशियल है ना, यानी इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। यानी इसको अगर हम आपका जैसे मान लो ये ए बी सी और इसको डी पॉइंट मान लो, डी से बी के बीच में निकाल लो तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 12 अपान में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 प्लस, अब दूसरे वाले के लिए निकाल लो इसमें, तो इसमें पोटेंशियल आपका कितना है 2 है और कहाँ से निकाल रहे हैं x से, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 अपान में रेजिस्टेंस कितना है 30। ठीक, बात समझिए भैया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरफ वाला थोड़ा मिटा दे, ठीक, इस तरफ वाली चीजें थोड़ा सा इसको हटा दे। अब देखो जरा, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 माइनस एक्स अपान में कितना है 10 इक्वल कितना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, काम खत्म इसका। कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6, 6 से इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 2, ठीक है। तो कितना होगा 3x माइनस 12 प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 छक 18, 180 माइनस 6x इक्वल कितना हो जाएगा 3x माइनस 36 प्लस 2x माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इक्वल इसके हो जाएगा 0 के, ठीक, 0 नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इक्वल में है। तो कितना हो जाएगा 180 है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 36 और प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा 40। इस 40 को इस तरफ कर लो तो 180 प्लस 40 इक्वल कितना हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x, कितना हो जाएगा 6 3 9 9 2 11x, ये हो जाएगा आपका 11x, ठीक है। और 8 4 12 कितना हो जाएगा 220, तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा ये आपका x इक्वल कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल। लेकिन अब हमको करंट भी निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो करंट के लिए क्या करेंगे, अब जैसे करंट के अपने 2 पार्ट कर लिए थे ना, यहाँ पे मान लो I करंट आ रही है तो 2 सर्किट, यहाँ पे 2 जंक्शन बन गए, कुछ करंट ऊपर चली गई कुछ करंट नीचे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला गया कि हमको किस जंक्शन में निकालनी है, तो दोनों जंक्शन में निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे निकाल लो फॉर I1 के लिए करंट कितनी हो जाएगी, I1 के लिए I1 इक्वल कितना है आपका x माइनस 12 अपान में कितना है, अपान में 20, ठीक है। x की वैल्यू कितना आई है 20 माइनस 12 अपान में 20, 20 में से 12 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 8 अपान में 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 0.4 एम्पियर, ठीक, बात समझ आई भैया। इसके बाद I2 के लिए निकाल लो, I2 के लिए निकालोगे, I2 के लिए कितना है x माइनस 2 अपान में 30, x की वैल्यू कितना है 20 माइनस 2 अपान में 30, 20 में से 2 माइनस कर दोगे 18 अपान में 30, ठीक, माइनस कर दो, कैंसिल आउट करो, इसको 2 से कट करो 15 और 9 और ये हो गया 15, फिर 3 से कट कर दो, 3 3 कर लो, 3 5 15, कितना हो जाएगा 0.6 आएगा ना, 0.6 एम्पियर। कैसे, ये 3/5 हुआ 3/5, ठीक है। अब ऊपर 0 दशमलव कितना हो जाएगा 30, ये 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक, बात समझिए भैया। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी, पहले वो समझो, अपने को क्या कैलकुलेट करना था वो समझो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये आपका एक ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल सबके दिए गए हैं, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसको आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमको ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन था कि इस x पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, उसके बाद जो दोनों अपने पास सर्किट बने हैं या जो भी जंक्शन बने हैं, इस जंक्शन में आपको करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब करंट इसमें यहाँ से हमने I करंट फ्लो करी तो I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे आ गया, इसका मतलब I इक्वल कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। और हमने ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जब पढ़ा था
तो हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल कितना होता है, डेल्टा V अपान में I, ये पढ़ा था। अब I अपने को निकालना है, तो I इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपान में R। ठीक है, करंट पोटेंशियल तो आपका पोटेंशियल भी यहाँ पे चेंज है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लिए, डेल्टा V कर लिए, और ये आपका R1 हो गया I1 के लिए, और डेल्टा V अपान R2 हो गया। अब डेल्टा V की वैल्यू कितना हो जाएगी, A से पहले x के लिए निकाल लो, तो 30 माइनस x हो जाएगा, अपान में रेजिस्टेंस आपका 10 है, 10 कर दिया, इक्वल डेल्टा V किसके बीच में निकालना है, किसके बीच में, x और 12 के बीच में, तो x माइनस 12 अपान में रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 20 कर देंगे, प्लस है लिख दिया, डेल्टा V की वैल्यू कितना है, ये यहाँ से निकालना है ना, इस पॉइंट से x से c के बीच में, x माइनस 2 हो जाएगा, अपान में रेजिस्टेंस जो बीच में 30। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन हम ये जो हमारा 1 वाला पार्ट है I1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.4 एम्पियर आएगा, और उसके बाद फिर हम किस में पुट कर देंगे वैल्यू, I2 में रख देंगे, तो हमारा 0.6 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ आई। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और किरचॉफ का जो सेकंड रूल है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक,